गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 20th ऑफ जून के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो वेरियस मॉक टेस्ट है उसमें जो फ्री मॉक टेस्ट है उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप प्रैक्टिस करके अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जान सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं उसको आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं नेटमॉक की एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है उसके कंसर्निंग मिलते रहें। मार्किंग स्कीम अगर आपको ऑलरेडी पता है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आप मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जो अपर टू ब्रैकेट्स होती हैं इसको माना जाता है सेफ जोन, और नीचे की जो दो ब्रैकेट्स होती हैं इसको माना जाता है डेंजर जोन। और आपको करना क्या है, आपको डेंजर जोन से सेफ जोन में आना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज इज और आर इंक्लूडेड इन P5+1 ग्रुप। तो P5+1 जो ग्रुप है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं इंक्लूडेड है। क्या यूएसए इसमें आती है? व्हाट अबाउट यूके, फ्रांस, इंडिया? सोचिए कौन सी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, फिर इसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे और आंसर को भी देखेंगे। चलिए, तो 2015 में ईरान और P5+1 ये जो ग्रुपिंग है इसके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। तो 2015 में ईरान और P5+1 के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील करी गई थी। और अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया है, जो IAEA है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने ऐसा कहा है कि ईरान जो है अपनी कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उसकी इंस्पेक्शन जो है वो नहीं करने दे रहा है। तो इंस्पेक्शन और 2 सस्पेक्टेड लोकेशन जो है उसमें जो प्रॉब्लम है वो IAEA को देखने को मिल रही है। इसी वजह से ईरान न्यूज़ में था, IAEA भी न्यूज़ में थी, और P5+1 ग्रुप जिसके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया था वो भी न्यूज़ में था। P5+1 में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? यूएसए इसके अंदर है, यूके भी है इसके अंदर, फ्रांस है, देन इसके अंदर चाइना है, रशिया है, एंड फाइनली इसके अंदर जर्मनी है। इंडिया इसके अंदर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पहली 3 कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि हमने यहाँ पे ईरान से रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे इसका भी जिक्र किया हुआ था कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल है। क्या फ्रांस उसमें से एक है? इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, यूके? सोचिए किन कंट्रीज के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अवेलेबल है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो टोटल ऐसे 9 नेशंस हैं दैट हैव न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास, जैसे कि फ्रांस उसमें से एक है, इंडिया भी है, इजराइल भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, यूके भी है। 5 तो हो गए ये। इसके अलावा यूएस हो गया, रशिया भी है इसके अंदर, हम फ्रांस को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, एंड देन पाकिस्तान भी इसमें से एक है, देन चाइना, फ्रांस हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके थे। तो ये टोटल 9 कंट्रीज है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल है। और आपको पता होगा कि एक स्टार्ट ट्रीटी है, और इसी तरीके से एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी हमने लास्ट मंथ अपने एमसीक्यूज में डिस्कस करी थी, जिसके अंदर ये बात करी जाती है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स दे विल डिसमेंटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पास ही है। और यहाँ पर इस ट्रीटी के अंतर्गत दोनों ने ये कहा है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है उसमें वो डिक्रीज लेके आएंगे, एक डिक्लाइन लेके आएंगे, उसको कहीं ना कहीं डिसमेंटल करेंगे। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उनका जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो देखा गया कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी, क्योंकि ये 5 कंट्रीज जो है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो है अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन जो है वो दिया गया है, टोटल न्यूक्लियर वेपन रशिया, देन यूएसए और वेरियस जो कंट्रीज हैं उनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि GPAI के बारे में पूछ रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़िएगा, कई बार इनकरेक्ट भी पूछा होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट इज ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द डिस्टेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। GPAI का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो थियरी और प्रैक्टिस है उसके बीच के डिस्टेंस को ब्रिज कर रहा है, हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ GPAI, ये भी हो सकता है। GPAI will be supported by a secretariat to be hosted by Organization for Economic Cooperation and Development। तो यहाँ पे जो OECD है, यहाँ पे GPAI जो है वो उसको कौन सपोर्ट करेगा? सेक्रेटेरिएट, जिसको कौन होस्ट करेगा? OECD। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, GPAI जो है एक इंटरनेशनल और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि किस चीज़ के लिए गाइडेंस देता है? टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट यूज ऑफ AI।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो अच्छे कामों के लिए हो सके, मतलब डेवलपमेंटल कामों के लिए हो सके, रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका यूज़ हो सके, वो चीज़ देखने के लिए GPAI जो है वो एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उसके लिए होना चाहिए, नेगेटिव के लिए नहीं होना चाहिए। तो GPAI एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है और इसका बेसिक काम जो है थियरी और प्रैक्टिस के बीच के जो पूरा डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को ब्रिज करना है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, तो ये भी हमारी ठीक है स्टेटमेंट। और GPAI जो है इसको एक सेक्रेटेरिएट सपोर्ट करता है, जिसको होस्ट कौन करता है, जो उसको होस्ट OECD करता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसके बारे में कुछ और चीज़ देख लेते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया, इसके अलावा कनाडा भी है, इटली भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। GPAI जो है इसे ऑफिशियली प्रपोज किसने किया था, इसे ऑफिशियली प्रपोज किया था फ्रांस और कनाडा ने एक समिट के अंदर जिसका नाम था बियारिट समिट। ये अगस्त 2019 में हुई थी, तो बियारिट समिट के अंदर इसको प्रपोज किया गया था और अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर OECD को लेके, क्योंकि OECD का जो सेक्रेटेरिएट जो होस्ट किया गया है वही GPAI को सपोर्ट करता है, इसी वजह से OECD के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पूछा गया कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1961, इसे 1961 में बनाया गया था। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ OECD, इंडिया इसका एक मेंबर है। PISA इज द OECD's प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, तो OECD का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है PISA, जो कि स्टूडेंट को असेस करता है। ये भी हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो 1961 में OECD को बनाया गया था, बिल्कुल सही है। 37 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी और इंडिया जो है इज वन ऑफ द की पार्टनर। इंडिया इसका एक की पार्टनर है लेकिन मेंबर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से आपकी गलत हो जाती है। इंडिया की पार्टनर है, मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बात करी जाए हेडक्वार्टर OECD का कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस के अंदर। और तीसरी स्टेटमेंट की बात करी जाए, PISA जो है क्या वो OECD का एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट करने के लिए, तो इसकी फुल फॉर्म भी दे रखी है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये OECD का ही एक प्रोग्राम है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट IGX। IGX के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, द IGX इज अ डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो IGX जो है इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो इसको आंसर करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, हो सकता है। इट अलाउज बायर्स एंड सेलर्स ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स टू ट्रेड इन स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। ये बायर्स और सेलर्स को अलाउ करता है ताकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें ट्रेड कर सके स्पॉट मार्केट के अंदर और फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, ये भी हो सकता है। IGX इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी इन एग्री प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो प्राइस डिस्कवरी है वो हो सके, IGX जो है ये एक्सपेक्ट करता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, IGX के फुल फॉर्म बताऊंगा तो आंसर करना काफी आसान हो जाएगा। IGX स्टैंड्स फॉर इंडियन गैस एक्सचेंज। तो जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये गैस एक्सचेंज है, तो ये एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही है। इंडियाज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट गैस एक्सचेंज, जहाँ पर जो बेसिकली स्पॉट मार्केट्स होती हैं वहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कमोडिटीज़ जो होती हैं, उनको ट्रेड किया जाएगा जो कि गैस से रिलेट करती है। इसी वजह से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से डील नहीं करती है, गलत हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट प्राइजेस की डिस्कवरी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेटली ये फैसिलिटेट करेगा इस पूरी चीज़ के लिए, लेकिन नॉट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो तीसरी स्टेटमेंट भी इस वजह से गलत हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा सिंपली बी। अब आपको बताना है, मैंने दो चीज़ों के यहाँ पे बारे में बात करी, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। आप मुझे सिंपल से तरीके से एक लाइन में बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और आप में से जो भी इसका करेक्ट आंसर करता है उसको मंथली कंपाइलेशन जो होगी वो हम मेल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ICC के बारे में बात करता है। दिस इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ध्यान रखिएगा, एक ICC है, एक ICJ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICC के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। पहली कहती है इट्स अ परमानेंट जुडिशियल बॉडी क्रिएटेड बाय द 1998 पेरिस ट्रीटी। 1998 की पेरिस ट्रीटी ने ये परमानेंट जुडिशियल बॉडी को बनाया था, हो सकता है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है, ये भी हो सकता है। USA, चाइना, रशिया एंड इंडिया आर नॉट द मेंबर्स। तो ये जो 4 कंट्रीज है वो इसके मेंबर्स नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, विच इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट स्टेटमेंट है। यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया जो है वो आईसीसी के मेंबर्स नहीं है और इसकी अथॉरिटी अपने ऊपर नहीं मानते हैं। रिसेंटली हुआ क्या था, यूएसए ने इसके अगेंस्ट में कुछ सेंक्शंस लगाए थे आईसीसी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, क्योंकि कुछ आईसीसी के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या कर रहे थे, पॉसिबल वॉर क्राइम्स के अंदर यूएसए के जो ट्रूप्स थे और इसके एलाइज थे उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर रहे थे। ये एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है जिसे 1998 में तो बनाया गया, बट नॉट अंडर पेरिस ट्रीटी, रादर बाय रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट के अंदर इसे बनाया गया है, तो पेरिस स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर लोकेट करता है, ये भी गलत है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है हेग नेदरलैंड के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तीसरी स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आईसीसी को एक तरीके से थ्रेट मान रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की सोवरेनिटी के साथ। वो कह रहा है कि यूएसए की जो अपनी सोवरेनिटी है वो चली जाएगी अगर आईसीसी जो है इसके लोगों को, मतलब यूएस के लोगों को थ्रेटन करना शुरू कर देगा, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगा। और इसी वजह से कहा है कि आईसीसी के जो खुद के ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाए जाएंगे यूएसए के द्वारा अगर आईसीसी ऐसा करता है तो यहाँ पे फिलहाल जो आपको बैकग्राउंड था वो भी समझ में आ गया क्या था। और आईसीसी जो है हेग कन्वेंशन के अंदर बनाई गई है। रोम स्टैट्यूट जो था 1998 में पास किया गया था, तब ये परमानेंट जुडिशियल बॉडी आई थी। और यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया जो है इसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है आईसीसी को लेकर ये आईसीसी इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, यूएन का ये सिस्टम का एक पार्ट है, हो सकता है। आईसीसी प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल, आईसीसी इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। देखिए आईसीजे की जब बात करते हैं ना, ये तो यूएन का पार्ट है, लेकिन आईसीसी इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो आईसीजे इसका पार्ट है लेकिन आईसीसी इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हम जो है यूएन को कहते हैं यूएन आईसीसी, इनके बीच में रिलेशनशिप तो है बट दैट इज बिकॉज ऑफ अ सेपरेट अग्रीमेंट, ये इसका सिस्टम का पार्ट नहीं है। आईसीजे की बात करते हैं जो कि यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, आपको पता है कि वेरियस यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक है। और आईसीजे के बारे में बात करी जाए तो उसे 1945 में बनाया गया था। अब बात करी जाए क्या आईसीसी जो है इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है? यस, आईसीसी जो है इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है। इसकी जो अथॉरिटी है दैट कैन एक्सटेंड टू ऑफेंसेस जो कि कमिट किए जाते हैं किसी भी मेंबर स्टेट के अंदर बाय अ नेशनल ऑफ सच स्टेट। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हेलो के बारे में बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हेलो। हेलो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं यहाँ पे। पहली कहती है इट्स अ पार्ट ऑफ नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम जो नासा का है ये उसका एक पार्ट है। इट रेफर्स टू द प्रेशराइज्ड लिविंग क्वार्टर्स वेयर एस्ट्रोनॉट्स विल स्पेंड देयर टाइम व्हाइल विजिटिंग द गेटवे। जब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं बेसिकली उनके लिए एक तरीके से क्वार्टर का काम करेगा, प्रेशराइज्ड लिविंग क्वार्टर का, जहां पर वो अपना टाइम बिता सकेंगे। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नासा ने एक आप कह सकते हैं एक डिज़ाइन को यहाँ पे फाइनलाइज किया है। इसको हेलो कहा गया है, हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट। बेसिकली जो गेटवे ल्यूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट है ये इसके लिए बनाया गया है और नासा का ये आर्टेमिस जो मिशन है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है। ये एक तरीके से क्वार्टर्स हैं जो कि प्रेशराइज्ड हैं, जहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए रुक पाएंगे, आराम कर पाएंगे। और ये जो क्वार्टर्स होंगे ये बेसिकली जैसे स्मॉल अपार्टमेंट होता है ना, उसके साइज़ के होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये हेलो के बारे में फुल फॉर्म क्या है इसकी? हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक आउटपोस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने गेटवे के बारे में डिस्कस किया था, गेटवे ल्यूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट के बारे में, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है और पूछा गया कि जो गेटवे ल्यूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं यहाँ पर। पहली कहती है द गेटवे इज अ बिग स्पेस शिप दैट विल ऑर्बिट द अर्थ। ये एक बड़ी स्पेस शिप है जो कि अर्थ को ऑर्बिट करेगी, हो सकता है। इट विल एक्ट एज ए टेम्परेरी ऑफिस एंड लिविंग क्वार्टर्स फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक टेम्परेरी ऑफिस या फिर एक लिविंग क्वार्टर की तरह काम करेगी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सेकंड स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गई होगी। पिछले ही क्वेश्चन में हमने मिलती जुलती स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। तो ये एक टेम्परेरी ऑफिस या लिविंग क्वार्टर्स की तरह काम करेगी। यहाँ पे अपनी लैब्स भी होंगी और रिसर्च की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी प्रोवाइड करी जाएंगी, ताकि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं यहाँ पर अपनी लैब्स के अंदर काम कर सके, उसे क्वार्टर की तरह यूज़ कर सके और टेम्परेरी ऑफिस का काम भी वहाँ पर कर सके। यूनिक फीचर्स जो हैं इसके ये हैं कि ये अपने ऑर्बिट को भी
शिफ्ट कर पाएगी इन द मैनर, ये एक पहली बात तो स्मॉल स्पेसशिप है जो कि मून को ऑर्बिट करेगी और वहाँ पर भी अपनी जो ऑर्बिट इसका होता है उसको वो चेंज कर पाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करी जा सके। तो बेसिकली ऑर्बिट को मूव कर पाएगी, रिसर्च को आप कह सकते हैं वेरियस उसके होराइजन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसका जो डिस्टेंस होगा अर्थ से वो अराउंड 2,50,000 माइल्स होगा और किसको ये ऑर्बिट करेगी, मून को ऑर्बिट करेगी और अपने ऑर्बिट को मूव कर सकेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है हमारी गलत है। तो हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है टेलेमेडल के बारे में। टेलेमेडल इज अ वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म। तो टेलेमेडल जो है वो इन चारों में से कौन सी आर्ट फॉर्म का एक वेरिएशन है? क्या ये कथकली का एक वेरिएशन है, कुचिपुड़ी का है, या फिर यक्षांगना का है, मोहिनीअट्टम का है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो टेलेमेडल जो है इट्स अ वेरिएशन ऑफ यक्षांगना थिएटर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। और अभी रिसेंटली हुआ क्या है, ये जो पर्टिकुलर थिएटर है ये वर्चुअल चला गया है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 है तो इस वजह से मीटिंग्स भी वर्चुअल हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है इसको भी वर्चुअली ही परफॉर्म किया जा रहा है। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर बात करी जाए तो क्या क्या चीज़ें होती है, बेसिकली महाभारत के जो सीन्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं, रामायण के जो सीन्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं, और क्योंकि यक्षांगना पे बेस्ड है तो पूरा आर्टिस्टिक जो इसके अंदर पोशाकें होती है वो डाली जाती है और इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। तो हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी से हम क्विकली रिवाइज करेंगे विद इन 2 मिनट्स में, इसको मिस मत करिए। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था P5+1 के बारे में, क्योंकि ईरान और P5+1 न्यूज़ में थे, IAEA भी न्यूज़ में था। तो कौन कौन सी कंट्रीज P5+1 में आती हैं? USA है, UK है, फ्रांस है, चाइना, रशिया एंड जर्मनी है। ध्यान रखिएगा कंट्रीज 9 कंट्रीज है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें 5 जो हैं वो ऑप्शंस में ही दिए गए हैं। इसके अलावा हमने देखा था चाइना है, रशिया है, US है, पाकिस्तान है। और ये हमने स्टार्ट ट्रीटी के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर किया था। इसके बाद GPAI के बारे में देखा था। ऑब्जेक्टिव ये है कि थियरी और प्रैक्टिस को जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको खत्म किया जाए। फाउंडिंग मेंबर में ऑस्ट्रेलिया एक है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है वो इसके जो सेक्रेटेरिएट है उसको होस्ट करती है, जो उसको सपोर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था OECD के बारे में, 1961 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर है। 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। इंडिया जो है इसका एक की पार्टनर है लेकिन मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे OECD हमारा हो गया था। उसके बाद IGX जो कि एक तरीके से इंडियन गैस एक्सचेंज स्टार्ट करी गई है ताकि अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राइस डिस्कवरी हो सके, किसके अंदर, गैस के अंदर। फिर हमने देखा था ICC के बारे में और ICG के साथ इसको कंपेयर किया था। USA, चाइना, रशिया, इंडिया नहीं मानते हैं इसको। रोम स्टैट्यूट में बनाई गई थी। इसका हेग नेदरलैंड में हेडक्वार्टर भी है। फिर हमने देखा था ICG के बारे में भी, इसको कंपेयर भी किया था। यूनाइटेड नेशन का ये सिस्टम का पार्ट ICC नहीं है, इंडिविजुअल्स को ये प्रोसिक्यूट कर सकता है। देन हमने देखा था हीलो के बारे में। नासा का आर्टेमिस जो प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है और इसके अंदर बेसिकली क्वार्टर्स बनाए जाते हैं प्रेशराइज, ताकि वहाँ पर ऑफिशियल काम किए जा सके, रिसर्च करी जा सके और उसे क्वार्टर्स की तरह भी यूज़ किया जा सके एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। तो ये गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट इससे मिलती जुलती चीज़ है। एक स्मॉल स्पेसशिप है जो कि मून को ऑर्बिट करेगा। लास्ट में हमने देखा था ये आर्ट फॉर्म जो टेलेमेडल है ये यक्षांगना से मिलता जुलता है और इसके हमने फीचर्स भी डिस्कस किए थे। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। मॉक टेस्ट जो है उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने जो मार्क्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में अगर मार्क्स हैं देन यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। जो नोट्स आपने बनाया उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, अदरवाइज वीडियोज़ को दोबारा भी आप देख सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम, जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।